ये अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही का सिलसिला जारी है। पीडीएमए के मुताबिक भारत को सिंताफ मुआहिदा मानना पड़ेगा या दरिया वापस करने होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। पंजाब पहले ही शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है, वहाँ अब सिंध के लिए भी खतरात बढ़ते जा रहे हैं। भारत इंसानियत भूल चुका है और दरियाओं में पानी छोड़ दिया है। पानी छोड़ने की इत्तला आखिरी वक्त में दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कितना पानी छोड़ रहे हैं। अब के अंदर जो होलनाकी है, डेवस्टेशन है, जो तबाही और बर्बादी है, पंजाब नाज़रीन उजड़ कर रह गया। पंजाब की जो बुनियादें थी वो हिल कर रह गई। सब कुछ मलिया मेट हो गया, सब कुछ बहा कर ले गया है ये सैलाब। अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगे जो कुछ हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, हमारे पठानों के इलाकों में, हमारे पठान भाइयों के साथ हो रहा है। खौफनाक किस्म का डिजास्टर, तबाही है, तबाही। यकीन माने अक्ल दंग रह गई है। और इस वक्त मंगला डैम और तरबेला डैम के अंदर खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई है। भारत की जानिब से दरियाई सतलुज में मजीद पानी छोड़े जाने से सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। पाकिस्तान में मजीद सैलाब का खतरा बढ़ गया है। भारत ने दरियाई सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने सतलुज में मुमकिन शदीद सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मुतालिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया आपके साथ झूठ बोल रही, ये वही बांसुरी बजाने वाला काम कर रही। इनकी इनकम्पिटेंस है, इनकी नेग्लिजेंस है, इनका फेलियर है, मैसिव फेलियर है पंजाब गवर्नमेंट का मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। बल्कि अब तो ये लोगों की तौहीन कर रहे हैं, यानी तज़ीक पर उतर आए हैं। पाकिस्तान में भयानक बाढ़ जिसने में सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये पूरी तबाही उनकी अपनी नाकामी का नतीजा है या फिर वाकई भारत की साजिश? पंजाब प्रांत में ही 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 849 से ज्यादा मौतें और 1130 घायल। पूरे देश भर में 4 करोड़ 10 लाख लोग असरग्रस्त, हजारों गांव जलमग्न और लाखों लोग बेघर। बीमारियां, भूख और बदहाली ने हालात और भयावह बना दिए हैं। मौसम वैज्ञानिक साफ कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और फेल होती पॉलिसीज ही असली कारण हैं। डैम की मेंटेनेंस न होना, बाढ़ प्रबंधन में लापरवाही और राहत कार्यों में सुस्ती। सच यही है कि पाकिस्तान तैयार ही नहीं था। पाकिस्तान सरकार और मीडिया बार बार कह रहे हैं कि भारत जानबूझकर पानी छोड़ता है, लेकिन एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं, भारत का हर कदम इंटरनेशनल रूल्स और प्रोटोकॉल के तहत होता है। असल में ये इल्जाम पॉलिटिक्स और नाकामी छुपाने का तरीका है। अगर दोषी भारत है तो पाकिस्तान की अपनी सिस्टम और प्लानिंग की जिम्मेदारी कौन लेगा? तथ्य: बाढ़ ग्लोबल क्लाइमेट और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है। प्रोपेगेंडा: भारत को दोष देकर जनता का ध्यान भटकाना। जनता सब देख रही है और सवाल पूछ रही है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान अपनी असली नाकामी छुपाने के लिए भारत पर बेवजह इल्जाम लगा रहा है, या इसमें कुछ सच्चाई भी है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, ऐतिहासिक बाढ़ एक त्रासदी है, लेकिन जिम्मेदारी से भागना और पड़ोसी पर इल्जाम लगाना ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। सच यही है, बाढ़ का असली कारण उनकी अपनी नीतियां और नाकामी है। अगर आप भी मानते हैं कि सच दिखाना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें नजर आ रहा है, लेकिन नाज़रीन ये मनाजिर हमने फिल्मों के अंदर भी नहीं देखे थे। ये मनाजिर यकीन माने ड्रामों के अंदर भी क्रिएट नहीं किए गए थे, जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद। 2-2 मंजिला इमारतों जितने पहाड़ हैं, पत्थर हैं। मैं खुद चुके पहाड़ों से मेरा ताल्लुक है, मैं जानता हूं। अब यकीन इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जिन्हें अगर आप मशीनरी लगाएं, दुनिया की हैवी मशीनरी लगाएं, उसे भी हफ्ता लगेगा उन्हें अपनी जगह से हिलाने में। तिनके की तरह वो बह रहे हैं, तिनके की तरह। इतना जोर है सैलाब, इतना जोर है पानी में कि पहाड़ों को चीर रहा है, बिल्कुल चीर रहा है। पूरे के पूरे गांव को फ्लैटन कर दिया उसने। 3-3, 4-4 मंजिला इमारतों को एक सेकंड में हवा की तरह वो बहाकर लेकर जा रहे हैं। पूरा केपी की हाई अलर्ट है। खैबर पख्तूनख्वा को एक कुदरती आफात से मुतासिरा इलाका करार दे दिया गया। इमरजेंसी वहां पर नाफिज कर दी गई है। फौज रेस्क्यू कर रही है। रेस्क्यू प्रोटोकॉल्स फौज के तमाम तर एक्टिव हैं। फिर फौज की जानिब से नाज़रीन ऐलान किया गया है कि एक दिन का तमाम तर फौज का राशन खैबर पख्तूनख्वा में दिया जाएगा। एक दिन की तमाम तर फौज की तनख्वाहें और मुराहतें खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए दी जाएंगी। तमाम तर मिलिट्री या जो भी इदारे जो रेस्क्यू कर सकते हैं वो केपीके के अंदर एक्टिव है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है। डैमेज को मिनिमाइज, यानी इंसानी ट्रेजेडी को मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो इस पानी के सामने, इस आफत तूफान के सामने सवाल ही पैदा नहीं होता कोई ठहर सके। हम कोई ये हमारी हुकूमत या कोई भी हुकूमत, एक की बात नहीं मैं कह रहा, क्यों इसको समझ नहीं आती कि डैम्स हमारी लाइफ लाइन है, डैम्स हमारी लाइफ है। एक्चुअली हम क्यों नहीं बनाते? हम सिर्फ बातें करते हैं, हम इस पर सियासत करते हैं, बनने नहीं देते हम।
नहीं, मेरे ख्याल में हमारी जितनी भी हुकूमतें हैं वो तो डैम्स के फेवर में हैं। इससे पहले वाली हुकूमत को भी देख लें, वो भी डैम्स के फेवर में थी। बना दिया था। अभी वाली हुकूमत देखो, उन्होंने शुरू किए थे प्रोजेक्ट्स, उन्होंने कोई कहा था नहीं शुरू हुआ, कि कोई नहीं शुरू हुआ। नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट, अपना डॉक्टर साहब अपना खामखा के हमें देखिए, तारीफें नहीं दिमर करनी। बादशाह डैम शुरू हुआ है। नहीं नहीं, एक मिनट, देखिए, दिमर बादशाह डैम शुरू हुआ है और ये जो आपका है वो मोहम्मद कितने डैम, का बनना है? ठीक है। अच्छा, वो कितने का अब बनना देखिए है? एक मिनट दिया मीर नहीं, बादशाह, जितने का भी बन, देखिए बात पता है क्या है। देखिए मैं आपको कुछ और बात कर रहा हूँ, आप प्लीज डॉक्टर साहब, आप मासूम आदमी हैं या आप टेक्नोक्रेट हैं असल में? जी, मैं मासूम नहीं हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल टेक्नोक्रेट मासूम है ना, टेक्नोक्रेट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप सियासतदान नहीं है। मैं टेक्नोक्रेट भी नहीं हूँ। अच्छा, फिर मैं इंडस्ट्री का बंदा हूँ। मैं इंडस्ट्री का बंदा हूँ। इंडस्ट्री के आदमी। तो बात यह है कि अगर 15-16 बिलियन डॉलर का एक डैम बनना था और आपके पूरे मुल्क में उस वक्त 2 बिलियन डॉलर नहीं थे, तो आपको ही पता था, मुझे ही पता था, ये नहीं बनना अभी। और जब तक उसकी पैसे आएंगे उसकी कॉस्ट जो पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी। नॉन स्टार्टर है। आपने नीलम जलम बनाया, नीलम जलम बनाया, वो और उसके टर्बाइंस में जो फ्लॉ है वो भी है, वो कितने महीने से बंद है। टर्बाइंस में नहीं है जी फ्लॉ, उसकी टनल्स कोलैप्स हो गई हैं। उसी की वजह से हुई है ना। अब हाइड्रेस टनल भी कोलैप्स हो गई है। और उसका कितना लॉस हो रहा है एक महीने में? महीने को छोड़ें, उसका जो है तकरीबन $500 मिलियन पर ईयर उसका नुकसान हो रहा है हमें। दैट्स माय पॉइंट। तो बेसिकली हम अपने वाटर रिसोर्स को और वाटर रिजर्वॉयर्स को सीरियसली नहीं ले रहे। दैट इज माय आर्ग्यूमेंट। मेरे ख्याल में ये दिस इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, टेल मी, एजुकेट मी। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग। ओके, देखिए, बात पता है क्या है। ये जो डैम है ना, ये एक मिथ है। हमें बचपन से बताया गया कि डैम ही सब कुछ होता है, लेकिन एक्चुअली डैम कुछ भी नहीं होता। देखिए, डैम आप क्यों बना रहे हैं? आपके पास 3 मकासद हैं डैम के। एक सो कॉल्ड फ्लड कंट्रोल है, दूसरा सो कॉल्ड वाटर स्टोरेज है, और तीसरा अगेन आई वुड से सो कॉल्ड पावर प्रोडक्शन है। ठीक है, बिजली आप बनाते हैं। अब क्या ये बेस्ट तरीका है बिजली बनाने का, फ्लड कंट्रोल का और वाटर स्टोर करने का, या कोई ऑल्टरनेटिव्स भी हैं हमारे पास? ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग दीज 3 थिंग्स, बट इज दिस द ओनली वे और इज दिस द बेस्ट वे? हम कंपेयर करते हैं। आई स्टार्ट विद एनर्जी। डॉक्टर साहब, इस वक्त तो हम हसन अब्बास साहब फ्लड्स के ऊपर बात करें, तो मुझे इसके ऊपर बताएं, हम इसको कैसे हम फ्लड से शुरू कर देते हैं जी। हम फ्लड से शुरू कर देते हैं। देखिए, इस वक्त जो फ्लड्स आ रहे हैं आपके पास, स्पेशली रावी और सतलुज में, ठीक है, इसके ऊपर इंडिया के लार्जेस्ट डैम्स बने हुए हैं। तो फिर फ्लड क्यों आ रहा है? अगर फ्लड कंट्रोल करते होते डैम, तो फिर ये फ्लड क्यों आते हैं हमारे पास? जबकि डैम, देखिए, हर जगह पे तो डैम नहीं बन सकता। डैम तो पहाड़ों में बनता है, डैम प्लेन्स में नहीं बन सकता। ये तो सबको क्लियर है। हमारा जो इलाका आता है रावी और सतलुज का, वो प्लेन्स में आता है, इसलिए हम तो बना नहीं सकते। जो बना सकते थे, जिनके पास पहाड़ थे, वो इंडिया था। इंडिया ने बना लिए। बनाने के बाद वो पानी को क्यों नहीं कंट्रोल कर सके? ये जो फ्लड हमारे पास आ रहा है रावी और सतलुज में, ये इंडिया में भी आ रहा है। इंडिया में फ्लड होने के बाद हमारे पास आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये डैम्स तो कंट्रोल नहीं कर सके ना इस फ्लड को। आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, 1992 में झेलम में बहुत बड़ा फ्लड आया, 8 लाख क्यूसिक पानी का रेला आया। डैम उसको नहीं रोक सका, डैम ने छोड़ दिया वो पानी। झेलम डूब गया, उसके साथ सैकड़ों देहात डूब गए, 1000 के करीब जाने जाया हो गई, और डैम तो था, डैम तो नहीं रोक सका उस फ्लड को। तो ये जो डैम्स है ना, फिर 1994 में एक रिपोर्ट जो वापडा ने पब्लिश की, उसमें कहा गया कि ये डैम फ्लड कंट्रोल के लिए नहीं है, ना हो सकते हैं, और एनी फ्लड कंट्रोल इज ओनली इंसिडेंटल। तो वापडा भी मान गया कि डैम फ्लड कंट्रोल के लिए नहीं है। तो फ्लड को तो आप आउट कर दें। डैम डिबेट में आप फ्लड कंट्रोल को आप आउट कर दें, डैम फ्लड को कंट्रोल नहीं कर सकता।